नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पे। काटी थाना क्षेत्र के सूती भेड़ियाही गांव में करंट लगने से 2 लड़के की हुई मौत। घटना के बाद पूरे गांव में पसरा मातम। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति और निजीकरण के खिलाफ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और जिले में 100 बेड के प्रतीक्षालय का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया। अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के सूती भेड़ियाही गांव में कल देर रात पोखर के पास टहलने गए 2 14 वर्षीय बच्चे को करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जिले में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद शमीउद्दीन के रूप में हुई है। दोनों चचेरे भाई हैं। घटना काटी थाना के सूती भेड़ियाही गांव की है। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़के रात को टहल रहे थे। इसी बीच वे गांव के ही एक तालाब में पानी के संपर्क में आ गए। तालाब में मछली पालन किया जा रहा था और व्यवसायी ने तालाब में बिजली का तार लगा रखा था ताकि कोई मछली चोरी ना कर सके। इसकी जानकारी दोनों को नहीं थी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो दोनों छटपटा रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों को पता चला कि तालाब में करंट है। जब तक बिजली काट कर उन्हें निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने रात में ही शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना है कि सर एक लड़का भाग रहा था, मैंने झगड़ा उगड़ा करके, तो उसके पीछे कुछ गांव वाले भी गया, लेकिन भागा जो पोखरा है, पोखरा वो काशी झाका है, जिसमें चारों तरफ से 11,000 का खुलियाम तार लगाए हुए हैं। उसी तार में वो लड़का एक फंस गया और वो बुझा कि ऐसे है, मैंने उसको नहीं बुझाया कि इसको इलेक्ट्रिक लगा हुआ, लेकिन जाके उठाया वो, इसको भी पकड़ा। ये अभी 2 बच्चा है। इधर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पोखर में बिजली का तार किसने और क्यों लगाया था। पूरे मामले में पश्चिमी DSP सैयद इमरान मसूद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों द्वारा लिखित शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस तरीके की जानबूझकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल हमें खबर मिली थी रात में कि किसी ने अपने खेत को या पोखर को बचाने के लिए नंगे तार वहाँ पे लगाए थे, तो जिसमें 2 बच्चे करंट से लग के उसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस स्पॉट पे गई थी, उनके पिता से भी बात करी थी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आवेदन पिता की तरफ से आ जाए तो हम रेलेवेंट सेक्शन में इसको केस करेंगे और साथ ही बाकी जनता को हिदायत देंगे कि इस तरह से नंगे तार अपनी कोई भी खेत को या किसी चीज़ को बचाने के लिए ना लगाएं, क्योंकि अगर इससे कोई हादसा होता है तो उस पर हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। चुनाव से पहले जिले को मिली बड़ी सौगात। 100 बेड की प्रतीक्षालय का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह वर्चुअल माध्यम से किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सामाजिक दायित्व के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के 100 बेड के प्रतीक्षालय का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस प्रतीक्षालय के साथ साथ SKMCH में भी विश्राम सदन के निर्माण कार्यों के साथ ही लगभग 1000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। वहीं 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इंक्यूबेटर केंद्र का भी स्थापना की जाएगी। इस शिलान्यास समारोह में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि REC के द्वारा 24 करोड़ 38 लाख का CSR के तहत विभिन्न योजनाओं में योगदान किया गया है। उन्होंने बताया कि सदर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन, सब मीटिंग हॉल का निर्माण, अटेंडेंस के लिए विश्राम गृह और SKMCH में मरीजों के साथ आ रहे परिजन के रहने के लिए विश्राम गृह के साथ ही जिले में लगभग 1000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में विधि व्यवस्था की जाएगी। के बिना संपूर्ण देश का श्रृंगार अधूरा है। बिहार की शान मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर की जनता के लिए सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने हेतु निगमित
सामाजिक दायित्व के अंतर्गत भारत विद्युत मंत्रालय एवं आरईसी के द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। इन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता भारत सरकार श्री R.K. सिंह द्वारा किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत सदर अस्पताल में 100 बेड के प्रतीक्षालय का निर्माण, आवश्यक उपकरणों के साथ बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, उष्मायन केंद्र यानी इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण, 25 उष्मा नियंत्रक यानी इंक्यूबेटर की स्थापना, अनाज भंडारण उपलब्धता, LPG गैस कनेक्शन, प्रसव पूर्व सेवा केंद्र के माध्यम से 1125 आंगनबाड़ी केंद्रों का सुधार एवं 50 आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम सदन की सुविधा शामिल है। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी ने इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया है। ये मुजफ्फरपुर जिले में RECL के द्वारा, जो भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय का एक निगम है, उसके द्वारा 24 करोड़ 38 लाख रुपए का CSR के तहत जो है वो योगदान किया गया है। विभिन्न योजनाओं का चयन हुआ है, जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। इसमें सदर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन जो वेटिंग हॉल है उसका निर्माण, अटेंडेंस के लिए विश्राम गृह और मल्टीपर्पज हॉल, पैरामेडिकल स्टाफ्स के ट्रेनिंग के लिए, बैठक के लिए, बच्चों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, इस प्रकार की योजनाएं ली गई हैं। SKMCH मेडिकल कॉलेज में मरीज के जो परिजन साथ में आते हैं उनके रहने के लिए विश्राम गृह का निर्माण, उसकी भी योजना का शिलान्यास हुआ है। और उसके साथ जो जिले में हमारे लगभग 1150 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनका अपना भवन है, उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए गैस सिलेंडर का कनेक्शन, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, चूल्हा भी उपलब्ध कराया जाएगा। अनाज को रखने के लिए, जो बच्चों के लिए खाना बनता है उसका अनाज, जो चावल दाल इत्यादि, उसको रखने के लिए हम लोगों ने उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसके साथ जो वहाँ गर्भवती महिलाएं आती हैं जिनकी जांच होती है समय समय पर ANM के द्वारा, उनके लिए ANC कॉर्नर भी वहाँ बनाया जा रहा है। आज शुरू हुआ है कार्यक्रम, वहाँ हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, जिसमें कि शौचालय, पेयजल, सुरक्षित पेयजल, टेबल चेयर, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण और किचन गार्डन भी उसमें हो, इस प्रकार की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से कुछ 24 करोड़ 38 लाख रुपए की योजना RECL के द्वारा स्वीकृत की गई है और उसका आज माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। हम लोग इसको तेजी से काम कराएंगे और जो निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कराएंगे ताकि इसका लाभ पूरे जिले की जनता को मिल सके। आमगोला स्थित निजी विवाह भवन के जिला भाजपा के सदस्यों ने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शनिवार को आमगोला स्थित एक निजी सभागार में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान सहित जिला भाजपा के सभी विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग को एनडीए सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाना है। सभी बूथों पर जाकर जन जन तक मोर्चा के सदस्य भाजपा की विकास के विषय में विस्तार से बताएंगे। इसके अतिरिक्त बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्य समिति के सदस्य हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोगों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। जिले के जितने भी विधायक हैं, जितने भी यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं, जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं और भी कई समाज के हमारे जो सम्मानित अतिथिगण हैं, उन सारे लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है।
एक जिला की पहली बैठक है कार्य समिति की। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं पूरे जिला में 11 विधानसभा में, सारे लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चल रहा है गरीबों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, उन सारे लोगों को यहाँ बुला करके उन सभी लोगों को ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक मैसेज देने का कि सब लोगों को घर घर जा कर के, टोला टोला में जा कर के उनके द्वारा चलाए जा रहे योजना को लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे और एकजुट करने का काम करेंगे। क्योंकि पिछड़ी जाति की संख्या शहर में पूरे विधानसभा में काफ़ी तादाद में है, तो पिछड़ी जाति का को गोलबंद करना है कि आने वाला जो समय चुनाव का है, बस कुछ ही दिनों में चुनाव का घोषणा हो ही जाएगा। उस चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने पूरा कमर कस लिया है। चुनाव की तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने सारे पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके कैसे चुनाव में हम लोग एनडीए के समर्थन में वोटिंग करेंगे और सारे जितने भी विधानसभा के जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनको भारी बहुमत से कैसे हम लोग जिताएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। यही हम लोग सारे नेतागण, सभी हम लोग जितने भी हमारे प्रतिनिधि साथी लोग आए हुए हैं, हम लोग उन सभी लोगों को यही हम लोग इनके माध्यम से एक मैसेज देने का जिला में हम लोग काम करेंगे कि ताकि ये लोग जा कर के ये टोला टोला में सभी मोहल्ला में किसी जाति को गोलबंद करके एनडीए के पक्ष में वोटिंग कराने के लिए ये लोग प्रयास करेंगे और अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। पुरानी 0 माइल चौक स्थित अहियापुर ओपी भवन को दबंगों ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर पुरानी 0 माइल चौक के पास स्थित पुलिस चौकी को दबंगों ने बुलडोजर से गिरा दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देख ओपी का मलबा हटा रहे मजदूर फरार हो गए। अब पुलिस शिकायतकर्ता के इंतजार में है। अगर कोई शिकायत दर्ज कराया तो कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 माह से पुलिस ओपी को गिराने का प्रयास किया जा रहा था। पहले ओपी भवन में लगे सभी पिलर को काटा गया। इसके बावजूद जब ओपी भवन नहीं गिरा तो दबंग ने 1 सप्ताह पूर्व बुलडोजर से ओपी को गिरा दिया। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि दोषी लोग चाहे जो भी हो, कार्रवाई होगी। स्थानीय पूर्व मुखिया उमा शंकर सिंह ने बताया कि तत्कालीन एसएसपी आरके सिंह के समय क्षेत्र में अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए जन सहभागिता से ओपी भवन का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्घाटन स्वयं एसएसपी किए थे, जिससे आपराधिक घटना पर अंकुश लगा था। कुछ दिनों से ओपी पर पुलिस बल को हटा लिया गया है। इसके बाद दबंगों द्वारा पुलिस चौकी को हटाने का कार्य किया गया है। गुजरते थे तो यहाँ पे एक पुलिस नाका कैंप था, हम लोग देखे हुए हैं। यहाँ पे जस्ट रोड साइड में ही पहले था, अब तो नहीं दिखाई देता है क्योंकि अतिक्रमण के कारण टूट गया होगा। कितना दिन से था यहाँ? बहुत पहले से ओपी था। ऐसे हम लोग गुजरते थे पहले तो ओपी था ही, लेकिन इधर 5-7 साल से ओपी नहीं देख रहे हैं। पता नहीं, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस पार्क में सोशल वॉइस संघ के सदस्यों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। शनिवार को समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस पार्क में सोशल वॉइस के सदस्यों ने समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की आकस्मिक निधन पर शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सभी सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। सोशल वॉइस फ्रंट के सदस्य धर्मवीर शुक्ला ने बताया कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से राजनीतिक में जो शून्य आ गया है उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वैशाली ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के नेताओं को भी मार्गदर्शक थे। मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वैशाली के कई बार रहे सांसद, निश्चित तौर पे बिहार के कहे जाने वाले आज के गांधी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी सोशल फ्रंट के बैनर तले जुटे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हों वहाँ से हम सबों का मार्गदर्शन करें और हम लोग का अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज उनके किए गए कार्यों और उनके व्यक्तित्व पर हम लोगों के बीच चर्चा हो रही है और होगी भी। उनके किए गए वादाओं और उनके किए गए प्रयासों में जो भी अधूरा काम रहा है उस सब को हम लोग इस सोशल फ्रंट के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और उनके द्वारा जो भी सोचा गया कार्य है उसको मजबूती से आवाज़ उठा करके पूरा कराने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे
और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल फ्रंट इस तरह के कार्यों को करने में आगे भी बराबर रुचि रखेगी और आगे भी इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे हम लोग। अब वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी
इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने सरकार की मजदूर विरोध नीति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने काला बिल्ला लगाए हुए थे। यूनियन ने मुख्य रूप से सरकार द्वारा लागू एनपीएस को वापस लेने की मांग की। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा रेलवे के कई हिस्सों में निजीकरण की जा चुकी है, जिससे रेलवे के सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का आज राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। निजीकरण, निगमीकरण, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार के विरुद्ध हम लोग पूरे भारतवर्ष में आज अलख जगाने का काम कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारी लोगों को भी यह बताने का काम कर रही है कि सिर्फ यह सरकार मजदूरों का ही शोषण रेलवे बेचकर नहीं कर रही है। चाय बेचते बेचते जिस तरह से इन्होंने रेल बेचने का काम किया है, उससे आम जनता भी प्रभावित होने वाली है। आज दुगना तिगुना भाड़ा निजी जो गाड़ियां चलेंगी, जैसे तेजस चली, लखनऊ से दिल्ली का उनका भाड़ा, हमारा भाड़ा 1300 रुपये है शताब्दी का, और उनका भाड़ा 2900 रुपये है। तो इस तरह से आम जनता का भी शोषण यह सरकार कर रही है। पूंजीपति और अदानी अंबानी के हाथ में ये पूरा रेल बेचने की साजिश है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता हुई तो पूरी तरह से रेल के सारे कामकाज को ठप करके इस सरकार का विरोध किया जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर हम लोग रेल बिकने नहीं देंगे, क्योंकि रेल बचेगा तभी देश बचेगा। क्योंकि रेलवे एक ऐसी संस्था है जो गरीब लोगों को एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पहुंचाने का काम कर रही है, कम से कम पैसा में। विश्व में सबसे सस्ता भाड़ा भारतीय रेल का इसलिए है कि यहाँ की जनता एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना जीवन यापन कर सके। सरकार की साजिश है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम होगा, और इस आंदोलन में निश्चित रूप से रेल के बाहरी लोगों को भी हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे, और इसका व्यापक रूप से जन आंदोलन के रूप में। गर्भवती महिला की सही रूप से इलाज और जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर महिला ने निजी अस्पताल के निदेशक और डॉक्टर पर उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कराया। गर्भवती महिला का सही से इलाज नहीं किए जाने को लेकर महिला ने उपभोक्ता फोरम में गैलेक्सी हॉस्पिटल के निदेशक और डॉक्टर प्रीति कुमारी पर परिवाद दायर किया। दरअसल जेल चौक निवासी अलीशा खान गर्भवती थी। उस दरमियान उन्होंने गैलेक्सी अस्पताल में इलाज करवाया था। लेवल 2 का जांच भी उन्होंने करवाया था, जिसका रिपोर्ट सही नहीं बताया गया। दूसरे अस्पताल में जब जांच करवाया गया तो पता चला कि बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, जिस कारण गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई। इसी को लेकर अलीशा खान ने उपभोक्ता फोरम में अस्पताल के निदेशक और डॉक्टर पर परिवाद दायर किया। ये मामला है डॉक्टर जाहिद अरफी जो गैलेक्सी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और प्रीति कुमारी डॉक्टर MBBS। मामला है जो 24/4/2020 को अलीशा खान नाम की पेशेंट जो गायनोलॉजी के लिए उनसे बात की गई थी, और तब जाके उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने गायनोलॉजी से नहीं दिखाया, बल्कि एक सिंपल सी डॉक्टर प्रीति कुमारी से दिखा दिया जो बिल्कुल अनुभवहीन है। और उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में ऐसी हार्ड दवा लिखा जो एक प्रेग्नेंट औरत को लिखना उसके लिए उसके जीवन के प्रति बिल्कुल ही दयनीय है। और उस दवा का सेवन करने के बाद जब वो तीसरे महीना में जाती है, अल्ट्रासाउंड कराती है, बिना किसी मशीनरी रिपोर्ट के इन्होंने बताया कि आप नॉर्मल हैं। 5वें महीना में जाती हैं, इनको बिल्कुल दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। आनन फानन में ये गोरखपुर जाती हैं, वहाँ से लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तब बच्चा चलता है कि बच्चा इनका पेट में ही मर गया। आनन फानन में इनको सिर्फ बचाने के लिए कि बच्चे और बच्चे की मां को बचाया जाए, और इस मार्फत से इनको गोपालगंज में भर्ती कराया गया। तब किसी भी बड़ी मुश्किल से मशक्क़त से इनकी जान बची और बच्चा मृत पाया गया। इस बात को लेकर डॉक्टर जाहिद अरफी पर जो बताया गया, तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम ऐसे ही, मेरा तरीका ही है इलाज कराने का, और हम ऐसे ही करते ही हैं। इस मामले में आज कंज्यूमर फोरम जिला मुजफ्फरपुर में उपभोक्ता फोरम में केस किया गया है, जिसकी अगली तारीख 6 तारीख 10वां महीना को सुनवाई है। सकरा प्रखंड में अवैध रूप से कई निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं। ना ही इन अस्पतालों को कोई रोकने वाला है और ना ही
टोकने वाला। देखिए ये रिपोर्ट। सकरा में जगह जगह खुले अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों की जिंदगी का लगातार सौदा हो रहा है। प्रखंड का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां फर्जी क्लिनिक व नर्सिंग होम नहीं खुले हों। जिम्मेदार अधिकारी ऐसे अवैध नर्सिंग होम पर नकेल कसने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे ऐसे नर्सिंग होम में आए दिन मरीजों की मौत होती है। बिचौलियों व सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हुए यहां मरीजों को पहुंचाते हैं। जहां बेगूसराय एवं पटना के डॉक्टरों द्वारा इलाज व ऑपरेशन का झांसा दिया जाता है, जबकि वहां ना तो कोई डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ। यहाँ ना तो रजिस्टर्ड लैब की सुविधा होती है और ना ही दवा भंडारण का लाइसेंस। गौरतलब हो कि सकरा रेफरल अस्पताल के सटे मार्केट में निजी नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसके एक चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि उनके नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बावजूद इसके करीब 2 वर्षों से सकरा क्षेत्र में नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं। उनका मानना है कि कार्रवाई वरीय महकमा के स्तर से नहीं होता है, जिस कारण क्षेत्र में नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि निशा नर्सिंग होम में सिर्फ ओपीडी का संचालन होता है, जबकि सूत्रों का कहना है कि नर्सिंग होम में अवैध रूप से भ्रूण हत्या तक की जाती है। रात्रि में इस धंधे को किया जाता है। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे सेवा देने वाले इस नर्सिंग होम में परिचारिका भी प्रशिक्षित नहीं, जिससे मरीजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक मरीज मोहम्मद याकूब ने कहा कि नर्सिंग होम में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरन ऑपरेशन के नाम पर भर्ती कराई जाती है तथा अधिक रकम लेकर साधारण डिलीवरी को भी ऑपरेशन युक्त बना दिया जाता है। कभी कभार तो मरीजों को गहना जेवर बेचकर चिकित्सकों को पैसा देना होता है। चाइल्ड केयर के नाम पर संस्था को चलाया जाता है, जबकि बच्चों की देखरेख व उसके रहने की व्यवस्था उक्त नर्सिंग होम में थोड़ा भी नहीं है। इसी तरह सकरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में झोला छाप चिकित्सकों के द्वारा निजी नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है, जिसके चक्कर में गांव के सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। क्षेत्र के दलालों को 10 से 15,000 रुपए एक ऑपरेशन में बतौर कमीशन दिया जाता है। महिला नेत्री रिंकू देवी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध रूप से सैकड़ों नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसमें मरीजों का शोषण होता है। ओपीडी का व्यवस्था, ओपीडी सेवा उपलब्ध है। ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन है। बच्चे के लिए क्या सब व्यवस्था? बच्चे के लिए सर आते हैं तभी एडमिट होता है, नहीं तो नहीं एडमिट होता है। कितने बेड की व्यवस्था आपके हॉस्पिटल? 7 बेड। 7 बेड जी। ओटी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, ओटी की व्यवस्था। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है। अच्छा, हॉस्पिटल इंचार्ज का क्या नाम है? विकास कुमार गिरी। आप कौन है यहाँ के? मनोज कुमार। क्या है आप यहाँ? कंपाउंडर। कंपाउंडर हैं। डॉक्टर कौन कौन यहाँ आते हैं? डॉक्टर सर 5 विशेष जानकारी तो सारे देंगे। पता चला है यहाँ पे भ्रूण वगैरह भी, ऑपरेशन वगैरह भी किया जा रहा है? कुछ नहीं। सर, एक मामला प्रकाश में आया जो अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल काफ़ी सकरा में चलाए जा रहे हैं, इस पे आपके द्वारा कोई कार्रवाई किया गया? इसके लिए कभी मुहिम चलाने का भी सर आपने सोचा? क्या सर, अगर आगे इस तरह का प्रपोजल अगर आपके सामने आएगा तो किस तरह से आप? सर, जैसा कि सूचना मिल रहा है अवैध तरीके से कई नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। शुक्रवार को इस संदर्भ में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मसीहुद्दीन ने कहा कि सकरा में नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। इसकी जानकारी उन्हें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं दी गई है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि सकरा क्षेत्र में चल रहे निजी नर्सिंग होम के संदर्भ में वरीय महकमा के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी। अभी तक इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं हो सकी है। वरीय महकमा के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सकरा में कई अस्पताल अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, आपके द्वारा कोई कार्रवाई किया गया? सर, यहाँ हम लोग के पास में कोई सूचना नहीं आई है कि ऐसे कोई अस्पताल यहाँ चल रहा है। अभी हाल में ही सर सुजावलपुर चौक पे एक विवाद हुआ था नर्सिंग होम में, उस पर आपके संस्थान द्वारा, आपके अस्पताल द्वारा कोई एक्शन लिया गया? तो हम लोगों के पास में नहीं, उसके लिए कोई सूचना ही नहीं हम लोग के पास में। सर, एक बड़ी सवाल है, सकरा में कितने हॉस्पिटल हैं जो रजिस्टर्ड चलाए जा रहे हैं? इसकी जानकारी प्रॉपर वे में हम लोगों के पास में नहीं, इसका जिला से ही होता है। वहाँ से एक जांच हुआ है। आप जिस अस्पताल की बात करें उसकी जांच जिला के द्वारा की गई।
सर आपके पास कोई लीगल तरीका से ऐसा कुछ है जो यहाँ पे इतने जेन्युइन हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, इतने फर्जी चलाए जा रहे हैं? इसका हम लोगों के पास में नहीं, एक पत्र हम लोगों को जिला से आया था, तो हम लोग वहाँ पे हम लोगों को दिए थे कि आप अपना जांच घर के लिए आया था कि जांच घर और कितने एक्सरे वाले जो चल रहे हैं उसके लिए आया था, तो हम लोग यहाँ से नोटिस सबको जारी किए थे। थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि सकरा में चल रहे निजी नर्सिंग होम के कारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अवैध नर्सिंग होम में चिकित्सकों के द्वारा मुंह मांगी रकम वसूली जाती है, वहीं मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सीएस को पत्र लिखकर निजी नर्सिंग होम के संदर्भ में रिपोर्ट मांगे। वैसे नर्सिंग होम जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। अवैध रूप से कई अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या मुहिम चलाएंगे? जी, मुझे भी जानकारी मिली है कि कुछ अस्पताल अवैध ढंग से चलाए जा रहे हैं। इस पर हम सिविल सर्जन महोदय से लिखित रूप से प्रचार करेंगे। क्या सर इस पर कुछ कार्रवाई अभी तक किया गया है? जी, कार्रवाई के रूप में हम सिविल सर्जन महोदय से जब प्रचार करेंगे तो उनके दिशा निर्देश मिलता है तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि इस तरह के अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं अस्पताल मतलब आगे चल के किसी भी इस तरह की विधि व्यवस्था उत्पन्न करते हैं, जिससे आए दिन पुलिस को परेशानी न केवल पुलिस को परेशानी झेलनी पड़ती है बल्कि यहाँ के आसपास के समाज के लोगों को भी इससे परेशानी उठाना पड़ता है। सकरा के ही एक निजी अस्पताल के डॉक्टर का बयान है जो अनरजिस्टर्ड तरीके से हम अस्पताल चला रहे हैं। जी, तो उसको हम जाँच करवा रहे हैं, अगर जाँच में बिल्कुल सही पाया जाएगा तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपना जिला आशा संघ के सदस्यों ने अपने 9 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। शनिवार को आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर विगत 9 माह से बकाये मानदेय दिलाने की गुहार लगाई। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2017 में सभी आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी। 2017 में मानदेय नहीं मिला, 2 वर्ष 2018 और 2019 में मानदेय मिला, परंतु 2020 में आज 9 माह से मानदेय नहीं मिलने से आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति भूखमरी के कगार पर आ खड़ी हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी और सीएस से जल्द मानदेय दिलाने की मांग की। तिवारा आज आए हैं डीएम सर के पास, हम लोगों का मामला सुलझने का कोई यही नहीं हो रहा है। 10 केंद्रों पे काम करते हैं, हम लोग को अपना केंद्र का 3000 दिया जाता है, अन्य केंद्र का हम लोग सिर्फ 1400 रुपया ही मांग रहे हैं, फिर भी काम के एवज में कोई राशि हम लोग को दी नहीं जा रही और जनवरी से पेमेंट बाकी ही है। और फिर अभी ORS पिलाने का बात चल रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि जब आप पेमेंट करने के लिए लेटर की मांग करते हैं तो हमसे काम करवाने के लिए भी तो लेटर दीजिएगा ना आप लोग। और ये बात हम लोग डीएम सर के सामने भी रखे। सर बोले इसका निदान अवश्य किया जाएगा। सर सिविल सर्जन सर से बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को पैसा की समस्या सभी आशाओं को है, कोई इस पर सुनवाई सिविल सर्जन सर की ओर से नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं। सभी आशा का मिला के 20 लाख रुपया बाकी है, लेकिन अब तक ये भी हो सकता था कि कुछ ये में आधा करके भी पेमेंट कर दिया जाए, ये भी नहीं हुआ है। और सभी आशाओं का 30,000 32,000 रुपया बना के भेज दिया गया और वैसे ही पड़ा हुआ, किसी का 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया। इसको लेके आप लोग पटना जाने वाले थे, तो अब आज की बैठक के बाद क्या निर्णय निकला? पटना जाने वाले थे हम लोग, लेकिन हम लोगों को डीसीएम सर द्वारा कहा गया था कि अभी आप लोग आराम से रहिए, हम लोग राज्य सरकार से लेटर मांग रहे हैं, गाइडलाइन आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब था कि अगर आपके पास गाइडलाइन नहीं था तो आपने हमसे काम क्यों करवाया? हम एक ही सेंटर पे काम करते, एक ही सेंटर का पैसा उठाते। आपके पास गाइडलाइन नहीं था तो आप 10 सेंटर पे काम नहीं करवाते। हमारा तो मेहनत व्यर्थ गया ना। पिछले वैसे हम लोग 2017 से बहाल है, 17-18 में हम लोग को 1 फूटी कौड़ी भी नहीं पैसे का मिला है। 19 से पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है और फिर 19 में 2 बार मिल के और फिर अभी जनवरी से पैसा पेंडिंग ही बचा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।